समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जिन्होंने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोग के लिए इतना कुर्बानियाँ दे के, अपना लहू पसीना बहा के हम लोग के एक मार्गदर्शक हैं। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि जितना हो इस पद यात्रा में आप सभी लोग सहयोग करें और इस कार्यों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी से इजाजत करूँगा तो जल्दी से आप थोड़ा सा भैया इसको मोबाइल पकड़िए, मोबाइल निकालिए। मोबाइल सही बोल रहे हैं। नहीं, ये वाला ऐसे करना। कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि जो पर्चा इस यात्रा के लिए छपा है, ऐसे कर पीछे की जो बातें हैं वो एक बार पढ़ दूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पद यात्रा, इसका चरित्र क्या है। तो यात्रा की प्रमुख बातें, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का 2015 का फैसला कि सरकारी तनख्वाह लाभ पाने वालों के बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालय में पढ़े को लागू करें। जो सरकारी तनख्वाह पढ़ रहे हैं उसके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। नंबर 2, निजी शिक्षण संस्थानों का राष्ट्रीयकरण। आपको मालूम है नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने ये वहाँ कर दिया, और तमिलनाडु का जो नया मुख्यमंत्री है वो कह रहा है कि जो विधायक, सांसद सरकारी तनख्वाह पाने वाले हैं इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ भी चाहते हैं। नंबर 3, शैक्षणिक संस्थानों में मूल्यांकन हेतु परीक्षा समाप्त कर शिक्षकों द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन, सभी किस्म की परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाए और शिक्षक छात्र का मूल्यांकन करें, इतना पर्याप्त होना चाहिए। नंबर देने की और रैंक देने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 4, उच्च शिक्षा के मौके सभी को अपनी रुचि के अनुसार बिना किसी प्रवेश परीक्षा के मिले। नीट को बंद कीजिए और बड़े बड़े जो सरकारी बंगले हैं उनको लेके इनको आप कॉलेज बनाइए। डीएम का और कमिश्नर का बंगला है, यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलिए और इतनी सीटें बना दीजिए कि बिना परीक्षा के जिसको डॉक्टर बनना है वो बने, और वो छात्र छात्रा खुद तय करे कि वो डॉक्टर बनने की काबिलियत उसमें है कि नहीं। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले ही चुनाव लड़ सके और उसी को सरकारी नौकरी भी मिले। यदि कोई सरकारी व्यवस्था में काम करना चाहता है, जनप्रतिनिधि बन के, अधिकारी बन के, तो कम से कम उसे सरकारी व्यवस्था में भरोसा तो होना चाहिए। पहले वो उसमें पढ़े तो। सरकारी विद्यालयों को बंद कराना रोका जाए, जैसे कि योगी सरकार कर रही है, बाकी भी सरकारें कर रही हैं देश में। सिर्फ योगी ही नहीं, पूरे देश की सभी सरकारें सरकारी विद्यालयों को बंद कर रही हैं, कुछ को छोड़ के। यदि कोई सरकारी अगर एक बच्चा भी रहे तो उसके लिए विद्यालय चलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार है। अब योगी जी कह रहे हैं 50 से कम बच्चे होंगे तो बंद कर देंगे। अरे भाई, क्यों बंद कर देंगे? वो उसका मौलिक अधिकार है। और आपको बता दें, तेलंगाना की सरकार एक विद्यालय चला रही है जिसमें एक लड़की पढ़ती, एक लड़की से, उसके लिए सरकारी विद्यालय चल रहा है। निजी कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगे। शिक्षा के निजीकरण, बाजारीकरण, सांप्रदायिकीकरण और केंद्रीकरण यानी राज्यों का हक छीनने की प्रक्रिया पर रोक लगे। स्वास्थ्य, खेती, कपड़ा, मकान, यातायात और दूरसंचार क्षेत्रों में भी मुनाफा कमाने पर रोक लगे। ये इंसान की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, दूरसंचार, यातायात, ये प्राइवेट कंपनियों को नहीं देना चाहिए। इसको सरकार ही चलाए और कोशिश करे कि सबकी आवश्यकता पूरी हो। शैक्षणिक संस्थानों में अभिव्यक्ति की आज़ादी, आस्था इसलिए कि भाई जो कपड़ा जो पहनना चाहे वो पहन के आए, संगठन बनाने की आज़ादी सुनिश्चित है। प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक गरीब, बहुजन लड़कियों और जरूरतमंद बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो और छात्रावास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वार्ड स्तर पे निःशुल्क पुस्तकालय, जहां किताबों, कंप्यूटर, इंटरनेट, बैठने की जगह, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था हो। प्रत्येक वार्ड स्तर पे निःशुल्क खेलकूद स्थल हो, जहां लड़के लड़कियों के लिए जो वो चाहे सभी खेलों की सुविधा उपलब्ध है। रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए, ये भी हमारी एक मांग है, जो अभी नहीं है। शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, लेकिन उसको बाद में बनाया गया। मनमोहन सिंह ने कानून बनाया, तब वो शिक्षा का अधिकार
बनाया तो वाजपेयी जी ने भी था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। लेकिन जो मनमोहन सिंह ने कानून बनाया, उसके लागू होने के बाद शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार इस देश में हो गया है। इसी तरह रोजगार का अधिकार भी मौलिक अधिकार बना। डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत कि अमीर गरीब की आय के बीच 10 गुना से ज़्यादा का अंतर ना हो, को लागू किया जाए। ये मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे अर्थशास्त्री कभी रुपया गिरने उठने की बात करते हैं, कभी जीडीपी की बात करते हैं। अरे आप सीधे सीधे अमीर और गरीब के बीच के अंतर की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर आप निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की आर्थिक नीति लागू करेंगे तो पूरे दुनिया का ये अनुभव है कि गरीब और अमीर के बीच की दूरी बढ़ेगी। इसलिए इसका एक ही उपाय है कि डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत को आर्थिक नीति के रूप में लागू किया जाए और अमीर और गरीब के बीच की आय 10 गुना से ज़्यादा ना हो। और आखिरी है कि पूर्ण शराबबंदी लागू। ये मुझे समझ में आता ही नहीं कि ये कैसा मुख्यमंत्री है, कहने को साधु है, लेकिन आप देखिए कितनी दारू की दुकानें खुल गई हैं। और हम लोग बाराबंकी के एक गांव में, जहां से संतराम यादव जी आते हैं, इनके बगल का गांव है, 5 पीएम बदल गए, लेकिन एक गांव में एक दुकान बंद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहता है कि शराब से पैसा कमाना सरकार की नीति है। तो हमें तो समझ में नहीं आता कि ये कौन सी सरकार है जो शराब से पैसा कमा के सरकार चला रही है। तो शराब पे पूरी तरह से रोक लगे, ऐसी हम लोग की मांग है। और मैं कुछ नारों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो चूंकि शिक्षा से बात शुरू की थी, वहीं से करते हैं। चाहे अमीर की हो या गरीब की संतान, सबको शिक्षा एक समान। चाहे अमीर की हो या गरीब की संतान, सबको शिक्षा एक समान। समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, लागू करो, समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, लागू करो, लागू करो। समान शिक्षा प्रणाली वो होती है जिसमें सब बच्चे एक ही तरह के स्कूल में जाते हैं। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ 99-100% साक्षरता दर हासिल हुई है, चाहे वो बहुत अमीर देश हो या श्रीलंका, ईरान जैसे हमारे पड़ोसी हो, वहाँ पे समान शिक्षा प्रणाली लागू है और वो सरकार ही चलाती है, वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होते हैं। तो समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, लागू करो, लागू करो। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का 2015 का फैसला लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चों का सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य करो, सुधीर अग्रवाल का 2015 का फैसला लागू करो, लागू करो, लागू करो। उत्तर प्रदेश के लिए सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चों का सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य करो। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न और रहेगी। यही बात तो राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती कह रहे थे ना। और जो जमीन को जोते बोए, वही जमीन का मालिक होए। जो जमीन को जोते बोए, वही जमीन का मालिक होए। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। और सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछले पावे 100 में 60। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ। पिछले पावे 100 में 60। ये डॉक्टर लोहिया के नारे हैं। मैंने सोचा कि इन नारों को भी आपको याद दिला दें। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कहा गया, ये इस क्षेत्र की 2 विभूतियाँ हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कद की विभूतियाँ हैं। और दुर्भाग्य है कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। कोल्हापुर का राजा जिसने पहली बार समान शिक्षा प्रणाली लागू की, अलग अलग जाति के बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की, एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य से जो आप अपेक्षा कर सकते हैं, सारा काम छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। लेकिन दुर्भाग्य कि हम लोग उसके बारे में पढ़ते नहीं। तो राहुल जी के बारे में, सहजानंद जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जाने। और ये असली नेता लोग हैं। देखिए, हमारे बीच में तो बहुत सारे लोग होंगे, अभी कोई बड़ा नेता आ जाए तो हम लोग यहाँ के बजाय वहाँ रहना पसंद करें। लेकिन राहुल सांकृत्यायन के बारे में जान लीजिए। एक बार इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू इनसे मिलना चाह रहे और ये मिलने से बच रहे। आप सोच सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू किसी से मिलना चाह रहा हो और वो आदमी कह रहा हो नहीं, मुझे नहीं मिलना इससे।
और नेहरू जी इतना प्रभावित हुए कि इंदिरा गांधी के राजीव गांधी के पहले पुत्र का नाम जो रखा गया, मतलब जो पुत्र का नाम रखा गया वो राहुल साइकिल के नाम। भारत माता की वंदे। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। इस सभा को समाप्ति के लिए धन्यवाद के लिए मदन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। मदन जी किसान मजदूर नौजवान इतना यात्रा का आज समापन हो रहा है। इस अवसर पर मैं इस यात्रा में भाग लेने वाले सभी यात्रियों का और हम लोगों के सारे लोगों का जो है धरती पे जो है बहुत बहुत स्वागत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग आए इसके लिए हम इस क्षेत्र की जनता की तरफ से और आगे भी हम इस पर जो है काम जारी रखेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि इस यात्रा के बाद आगामी 1-2 महीने के अंदर इन दोनों महापुरुषों पर एक बड़ी गोष्ठी जो है आयोजित है और लोग जुटे और गंभीर रूप से दिन भर बैठ के चर्चा करें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज की यात्रा का